पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी कर दी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी आपको नजर नहीं आएगी। पीसीबी ने ए कैटेगरी ही खत्म कर दी है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई भी प्लेयर इस लायक नहीं है कि उसको ए कैटेगरी में रखा जाए। और ये हंसने का मुकाम नहीं है, ये अफसोस का मुकाम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कश्मीर से लेकर खैबर तक, लाहौर से लेकर कराची तक आपको हर गली हर मोहल्ले में क्रिकेटर नजर आएगा। हर घर में एक ना एक भाई क्रिकेट लाजमी खेलता है और उस मुल्क में अब ए कैटेगरी वाला एक भी प्लेयर नहीं है। इससे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट कहां तक गिर सकती है। और यह पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ए कैटेगरी को खत्म किया गया है। और मेरे ख्याल में यह अच्छा फैसला है क्योंकि आपके प्लेयर्स वाकई इस काबिल नहीं है कि उनको ए कैटेगरी में रखा जाए। अगर हम बाकी बोर्ड्स के साथ मुवाजना करें तो इंडिया में ए प्लस कैटेगरी भी होती है जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और एक दो प्लेयर्स और रह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान का यह हाल है कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी ही खत्म कर दी गई है, ए प्लस की तो बात ही दूर की है। इससे पहले ए कैटेगरी में सिर्फ 3 प्लेयर्स थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। और यहां सोचने का मुकाम यह भी है कि हम बाबर, रिजवान और शाहीन के ऊपर तनकीद तो करते हैं लेकिन पिछले 7 साल थे यही प्लेयर ए कैटेगरी में थे। इनके अलावा कोई प्लेयर ए कैटेगरी में आया ही क्यों नहीं है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि पिछले 7 सालों में हमें एक भी ए कैटेगरी वाला प्लेयर नहीं मिला? बेसिकली ए कैटेगरी में वो प्लेयर आते हैं जो आपके तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जो T20, ओडीआईज और टेस्ट खेलते हैं। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की तीनों टीमों में इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो। अब आपकी T20 टीम अलहदा है, ओडीआई टीम अलहदा है और टेस्ट की टीम अलहदा है। और अगर आप ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो टेस्ट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं या तो वो सी कैटेगरी में है या फिर वो डी कैटेगरी में है। मतलब हमारा सारा फोकस T20 के ऊपर है। अब आपके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से 30 प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि कौन से प्लेयर इस दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जो प्लेयर रिटेन नहीं किए गए पहले आपको वो बताता हूं क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। जिन्होंने परफॉर्म किया है वो सबको पता है, लेकिन जो टीम से साइड पे की गई है, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, वो किसी को भी पता नहीं है, उनका नाम किसी ने भी नहीं बताया। तो सबसे पहले आमिर जमाल को पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला गया और आमिर जमाल को हम सब ने बहुत हाईली रेट किया था। जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी उसके बाद हमें लगा था कि हमें एक नया ऑलराउंडर मिल गया, लेकिन अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल चुका है। हम प्लेयर्स को ऐसे गायब करते हैं, हम प्लेयर्स को ऐसे निकालते हैं कि उसका कभी कोई नामो निशान था ही नहीं। आमिर जमाल जो आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान का बड़ा ऑलराउंडर समझ रहे थे, जिसको अब्दुल रज़ाक की जगह पाकिस्तान टीम में शामिल कर रहे थे, आज उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया है। और रीजन कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान टीम उसको गाइड कर ही नहीं रही, उसको बता ही नहीं रही कि आपकी कौन सी गलतियां हैं, आपने कहां पर काम करना है। और अब वो पाकिस्तान की शायद टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाता रहा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड के अगेंस्ट 50 स्कोर की है, वो आज पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उसके बाद अगला नंबर आता है हसीबुल्लाह का, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल से लगातार इन्वेस्ट किया है और अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। ना वो T20 में है ना वो ओडीआई में है। और पाकिस्तान की T20 टीम में कोई भी बैकअप विकेट कीपर नहीं है। उसके बावजूद हसीबुल्लाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट किया गया है, अब वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे। तीसरे नंबर पर इरफान खान न्याजी, समझ से बाहर कि जिसके साथ आप प्रॉमिस कर रहे थे, एक ऐसा यंगस्टर जो आपकी पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन है और आपने उसको लॉलीपॉप यह दिया है कि आपको इस सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम में लाया जाएगा, अब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। कैसे आप तरक्की की तरफ जाएंगे? कैसे आप ए कैटेगरी वाले प्लेयर पैदा करेंगे जब आप बी कैटेगरी वाले प्लेयर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेंगे? पिछले साल जब उसने परफॉर्म नहीं किया था तब वो ए कैटेगरी में था और अब जब वो पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन है तब उसको रिटेन नहीं किया गया, मतलब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? कामरान गुलाम, जिसने पिछले 5 जो इंटरनेशनल मैच खेले हैं उसमें 100 है, 1 50 है। और आपकी ये मौजूदा टीम है जो आपके सारे बाबे टीम में खेल रहे हैं, जो आपके 8-8 साल से बंदे टीम में खेल रहे हैं,
वो ओडीआई नंबर 10 टीम से हार के हैं, वेस्ट इंडीज से हार के हैं। उसके बावजूद भी कामरान ग्राम के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं किया गया। जितनी उसकी फिटनेस है, जितना उसमें पोटेंशियल है और जितना उसमें हंगर है रन करने का, आप कैसे प्लेयर्स के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करते हैं? क्या आपको खौफे खुदा नहीं है यार? एक ऐसा प्लेयर जिसने पिछले 5 मैचों में 100 किया हो, 50 किया हो, जिसकी फिटनेस भी ठीक हो, जिसकी फील्डिंग भी ठीक हो, और उसको सिर्फ इसलिए निकाला गया हो कि उसकी फील्डिंग नहीं ठीक, तो फिर भाई आप क्या कर रहे हैं? आपके कोच क्या कर रहे हैं? आपके फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? 12-12, 15-15 बंदे आपकी टीम के साथ हायर होते हैं। कोई मैनेजर है, कोई क्या है, कोई क्या है कि इन्होंने पाकिस्तान टीम के बंदे ठीक करने हैं, प्लेयर ठीक करने हैं। और हाल ये है कि आपसे एक प्लेयर की फील्डिंग ठीक नहीं हो रही तो आपको कोच बनने का हक ही नहीं है। और कामरान गुलाम को सिर्फ इसलिए ड्रॉप किया गया है कि उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है। इससे बड़ी जाती किसी ओडीआई प्लेयर के साथ क्या होगी? और उसने बताया भी है, उसने दिखाया भी है, उसने रन करके दिए। उसके बावजूद उसको ना सिर्फ टीम से ड्रॉप किया गया है बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया है। मीर हमजा, पाकिस्तान टेस्ट टीम का बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी, इससे साफ जाहिर हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा फोकस T20 के ऊपर है। मीर हमजा वो टेस्ट का बेहतरीन बॉलर है, उसको हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के बाहर फेंका है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। इट मींस कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ T20 के ऊपर है। टेस्ट जाए बाढ़ में। जहां पर आईसीसी हमें बी कैटेगरी में डाल रही है, बी डिवीजन में डाल रही है, और भाई हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम बी डिवीजन भी डिजर्व नहीं करते थे। हमारे लिए सी डिवीजन होनी चाहिए थी या डी डिवीजन होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं अपने क्रिकेट के साथ, जैसा हम टेस्ट क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, हमारा हाल यही बनता है। मीर हमजा को ड्रॉप किया गया है, जो टेस्ट टीम के प्लेयर हैं, जो टेस्ट टीम के बॉलर हैं, जिन्होंने अब अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग स्टार्ट की है। और हमारा मसला यही है, जो प्लेयर परफॉर्म करना स्टार्ट करता है हम उसको टीम से निकाल देते हैं। जब तक वो परफॉर्म नहीं करता हम उसको मौके देते हैं कि भाई आप परफॉर्म करो, आपको चांस दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही परफॉर्म करता है हम कहते हैं हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। और ऐसा ही कुछ मीर हमजा के साथ भी किया गया है। उसके बाद मोहम्मद अली, शायद इनको पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इतना आसान है कि आप एक पीएसएल की परफॉर्मेंस पर प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और उसकी एक बुरी सीरीज के बाद आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं। एक पीएसएल अच्छा खेलने के बाद मोहम्मद अली ने पूरा साल पीसीबी से पैसे लिए और उसने पाकिस्तान टीम से सिर्फ एक सीरीज खेली है। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड का हाल है। उसके बाद मोहम्मद हुरारा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया गया है और ये भी टेस्ट में पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थे। हम इनके ऊपर ट्रस्ट शो कर रहे थे कि टेस्ट में पाकिस्तान टीम को सहारा देंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सहारा नहीं दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। और उसके बाद आखिरी नाम है उस्मान खान दुबई वाले, जिनको पाकिस्तान टीम ने लॉलीपॉप दिया कि आप पाकिस्तान आए, आप पीएसएल में शानदार खेल रहे हैं। और हमने तब ये बात साफ साफ की थी कि उस्मान खान इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, उसकी वो तकनीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस प्लेयर के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है, उसको अपनी बातों में लाकर उसको ऐसा लॉलीपॉप दिया है कि अब वो ना दुबई का रहा ना पाकिस्तान का रहा। पहले उसको टीम से ड्रॉप किया गया, कभी T20 में कभी वनडे में, फिर दोनों टीमों से ड्रॉप किया गया और अब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप कर दिया गया है। ना आपने हसीबुल्ला रखा है ना आपने उस्मान खान रखा है। आप दोनों में से किसी एक प्लेयर को तो रख सकते थे यार, ताकि वो T20 में आपका बैकअप विकेट कीपर होता। लेकिन जब मोहम्मद हारिस है तो हमें और किसी की जरूरत ही क्या है। अगर आपको लगता है कि साहिबजादा फरहान अच्छा विकेट कीपर है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो अच्छा बल्लेबाज जरूर है लेकिन अच्छा विकेट कीपर नहीं है। आपको उस्मान खान या हसीबुल्ला में से किसी एक प्लेयर को रिटेन करना चाहिए था ताकि आपके पास एक बैकअप विकेट कीपर होता। और ये T20 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के काम आ सकते थे। T20 में आप एक बल्लेबाज से ज्यादा 30-40 रन चाहते हैं और उस्मान खान हसीबुल्ला दोनों 30-40 रन करने के काबिल थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब आपको उन प्लेयर्स का नाम बताते हैं जो बी कैटेगरी में है, जो सी कैटेगरी में है, जो डी कैटेगरी में है। सबसे पहले बी कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान ने 10-10 प्लेयर तीनों कैटेगरीज में रखे हैं। बी कैटेगरी में अबरार अहमद है, बाबर आजम है, जो पहले ए कैटेगरी में थे। पिछले 5-6 साल से बाबर आजम लगातार ए कैटेगरी में था और अब पहली बार ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में है। और अब बी कैटेगरी भी पाकिस्तान की ए कैटेगरी ही है, क्योंकि हमारी ए कैटेगरी में कोई प्लेयर ही नहीं है।
तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी प्लेयर है, हमारे जो प्लाटिनियम प्लेयर हैं वो बी कैटेगरी में है। आगे फखर जमान आते हैं, हारिस रऊफ की तरक्की हुई है, हसन अली बी कैटेगरी में आ गए हैं। अब बंदा क्या कहे, एक प्लेयर जिसने अभी तक एक सीरीज खेली है, अगली सीरीज पता नहीं उसको मिलनी है नहीं मिलनी है, एशिया कप में होप्स हो, इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आप उसको डायरेक्टली बी कैटेगरी में कैसे लेके आ गए? क्या ये बाकी प्लेयर्स के साथ जाते नहीं है कि एक प्लेयर एक पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आता है और वो भी बी कैटेगरी में, मतलब आपकी टॉप कैटेगरी में। अफसोस है, वैसे बनता नहीं था उनको, आप पहले सी कैटेगरी में लेके आए, देखें वो इस साल कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अगले साल उनको बी कैटेगरी में लेके आए, लेकिन डायरेक्टली ए कैटेगरी में आ गए, मतलब बी कैटेगरी में हसन अली आ गए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान ओडीआई कैप्टन भी बी कैटेगरी में है, सायम यूब बी कैटेगरी में है, इनकी तरक्की हुई है। सलमान अली आगा पाकिस्तान टी20 कैप्टन बी कैटेगरी में आ गए हैं, इनकी भी तरक्की हुई है, पहले ये सी कैटेगरी में थे। शादाब खान, क्या बात है भाई, शादाब खान किस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान बी कैटेगरी में है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ मेंशन किया है, यह बताया है कि जो प्लेयर्स तरक्की करके आए हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। तो भाई मुझे शादाब खान की कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस बता दो कि उसने पाकिस्तान टीम को मैच जितवाया हो या कोई अच्छा परफॉर्म ही किया हो, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार शादाब खान ने कब परफॉर्म किया था? अगर आपको याद है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। लेकिन शादाब खान बी कैटेगरी में क्या कर रहा है भाई, कौन सी परफॉर्मेंस दी है उसने? आपके पास अबरार अहमद है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, आपके पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में मेहरान मुमताज है, फैसल अकरम है, और फिर भी आप शादाब खान को रिटेन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलना चाहिए था। एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 1-1.5 साल से अपनी शोल्डर इंजरी को कैरी कर रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान टीम में जगह बनाऊंगा, जब बुरी परफॉर्मेंस आएगी तो बहाना बना दूंगा कि मेरी शोल्डर इंजरी है, इसका ऑपरेट करवाएं, उसके बाद मैं आपको अच्छी बॉलिंग करके दूंगा। और पिछले 3-4 माह से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमारे वाइस कैप्टन शादाब खान ही होंगे। ये तो वो वाला हिसाब है कि जब 2-4 दोस्त इकट्ठे वलीमे पर जाए ना और रश ज्यादा हो जाए, आपको कुर्सियां ना मिल रही हो और आपके दोस्त को कुछ काम जाना पड़ जाए या पानी पीने जाना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तो अपने साथ वाले दोस्त को कह के आता है कि ये मेरी कुर्सी मल के रखनी है, यहाँ पर कोई बैठे ना। ये हाल शादाब खान का है कि पाकिस्तान टीम ने उनकी जगह मल के रखी हुई है, उनकी जगह संभाल के रखी है कि उनकी जगह कोई नहीं आएगा। और संभाले भी क्यों ना, शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है और आपका कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी कोच है, तो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी है। लेकिन शादाब खान आई डोंट थिंक सो कि वो सी कैटेगरी भी डिजर्व करता था, उसको आप डी कैटेगरी में रखें। और आपके पास जब बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम में शादाब खान की जगह भी बनती है, क्योंकि जैसे मोहम्मद नवाज ने परफॉर्म किया है, आप उसको किसकी जगह एडजस्ट करेंगे? शादाब खान ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मोहम्मद नवाज ने आके अच्छी बॉलिंग भी की है, अच्छी बैटिंग भी की है। लेकिन जैसे ही शादाब खान आएगा, मोहम्मद नवाज या खुशदिल शाह किसी एक बंदे को साइड पे किया जाएगा और शादाब खान को टीम में लिया जाएगा। उसके बाद हमारे शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ गए। तो ये बी कैटेगरी में 10 प्लेयर हैं, अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सायम यूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। अब सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक हैं, फहीम अशरफ हैं, हसन नवाज पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, फहीम अशरफ पिछले साल नहीं थे, इस साल उनकी वापसी हुई है। मोहम्मद हारिस को भी मेरे ख्याल में पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है। नसीम शाह जो किसी जमाने में ए कैटेगरी में होते थे, अब डायरेक्टली सी कैटेगरी में आए हैं, और मेरे ख्याल में सी कैटेगरी भी इनके लिए ज्यादा है, क्योंकि नसीम शाह को अपनी फिटनेस की भी कोई परवाह नहीं है। आए दिन वो मोटा हो रहा है, पेट निकल रहा है, और एक फास्ट बॉलर का जब पेट निकल रहा हो, इट मीन्स कि वो अब बेहतर बॉलर नहीं रहा। फास्ट बॉलर की फिटनेस उसका सबसे बड़ा हथियार होती है, और नसीम शाह को आप देख लें कि उसकी परफॉर्मेंस आए दिन 0 से 0 होती जा रही है, माइनस परफॉर्मेंस दे रहा वो, फिर भी उसको सी कैटेगरी में रखा गया। चलें, उसके बाद नुमान अली टेस्ट बॉलर, साहिबजादा फरहान को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है और ये मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर था। उसके बाद साजिद खान टेस्ट बॉलर हैं, सऊद शकील जो आपके टेस्ट कैप्टन होने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सऊद शकील जो आपके वाइस कैप्टन थे उनको सी कैटेगरी में रखा गया है, और जो आपके टेस्ट कैप्टन थे शान मसूद,
उनको डी कैटेगरी में रखा गया है। इट मींस कि आने वाली सीरीज में शान मसूद आपका कप्तान नहीं होगा। ये आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यही शो कर रहा है कि आपका कप्तान डी कैटेगरी में है और आपका वाइस कप्तान सी कैटेगरी में है। अगर आपने ऐसा करना था तो आप पहले अनाउंस करते, बताते कि भाई शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है, इसलिए उनको डी कैटेगरी में डाला जा रहा है। और एक प्लेयर को आप बगैर बताए, बगैर परफॉर्म कराए, मतलब ना वो मैच खेल रहा, ना सीरीज आ रही है, आप उसको ए से बी में लेकर आते हैं, बी से डायरेक्टली आप उसको डी में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जाती है, आई थिंक सो। उसके बाद डी कैटेगरी में अब्बास अफरीदी हैं। थैंक गॉड के उन्होंने अब्बास अफरीदी को डी कैटेगरी में रखा है। मेरे ख्याल में तो वो एशिया कप के स्क्वाड में होने चाहिए थे हुसैन तलत की जगह, लेकिन फाइनली उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। अहमद दानियाल, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आकिब जवेद ने बताई है और उसका रंग साफ साफ नजर आ रहा है। अहमद दानियाल ने पीएसएल में भी नपी तुली बॉलिंग की है और बांग्लादेश की सीरीज में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं किया कि उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। एक सीरीज की बिना पर आप प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसके बाद पूरा साल वो प्लेयर्स अयाशियां मारते हैं, अगले साल बगैर उनको मैच दिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया जाता है। जैसे आपने आमिर जमाल को किया है, इरफान खान न्याजी को किया है, हसीबुल्ला को किया है, कामरान गुलाम को किया है, उस्मान खान को किया है। ये सारे प्लेयर्स पिछले साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, जिस तरह इस साल अहमद दानियाल आए, लेकिन अगले साल पता नहीं होंगे या नहीं। लेकिन ये लाहौर के अंदर के प्रोडक्ट हैं तो पाकिस्तान टीम में बहुत जल्दी आ गए, इनका आना भी बनता नहीं था। आप इनको अभी 1 साल 1.5 साल डोमेस्टिक में रखना लगाते, उसके बाद पाकिस्तान टीम में रखते थे। लेकिन पाकिस्तान टीम का मसला यही है कि प्लेयर्स बहुत जल्दी टीम में आते हैं और उससे भी जल्दी टीम से ड्रॉप होते हैं और दोबारा उनका कोई नाम भी नहीं लेता। यही मसला है पाकिस्तान टीम का। हुसैन तलत डी कैटेगरी में है, खुरम शहजाद टेस्ट बॉलर डी कैटेगरी में है, खुशदिल शाह है, मोहम्मद अब्बास टेस्ट बॉलर डी कैटेगरी में है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, सलमान मिर्जा को भी डी कैटेगरी में रखा गया है, उनको भी पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर जो सलमान मिर्जा ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया है और पीएसएल में भी शानदार परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अभी भी उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था। आप उनको एशिया कप या आप उनको ये ट्राई नेशन सीरीज के बाद डिसाइड कर दे कि सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल को हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है नहीं, क्योंकि ये 2 सीरीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों सीरीज में आपके ये बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आई एम 100% श्योर कि अगली सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब ये हिस्सा बन चुके हैं। उसके बाद शान मसूद, मैंने आपको बताया था कि आपका टेस्ट कैप्टन डी कैटेगरी में है, और उसके बाद सुफियान मुकीम भी डी कैटेगरी में है। ये ओवरऑल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट कुछ प्लेयर्स के साथ जाती हुई है, लाइक शान मसूद, लाइक सऊद शकील, लाइक खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, जो हमारे टेस्ट कैप्टन हैं, उन सबको डी कैटेगरी में रखा गया है। और जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, लाइक हसन अली और शादाब खान, वो पाकिस्तान की बी कैटेगरी, जो पाकिस्तान की इस वक्त ए कैटेगरी है, उसमें आ गए हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपके जो प्लेयर्स आपके प्लान का हिस्सा होते हैं, उनको मंथली जो सैलरी मिलती है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और वो पाकिस्तान मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ना वो कोई और लीग खेल सकते हैं, ना वो रेस्ट कर सकते हैं, ना वो कहीं टूर पर जा सकते हैं। मतलब जो भी होगा वो पाकिस्तान टीम की मर्जी के साथ होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असल मकसद होता है। तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी क्या राय है, और आपके ख्याल में किन प्लेयर्स के साथ जाती हुई है, और कौन से प्लेयर बगैर परफॉर्म किए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।